कहने का मतलब ये है कि जो मैतेई समुदाय है, जो जिसे कहते हैं कि गैर पहाड़, उसको एक शब्द याद नहीं आ रहा है, गैर जनजातीय है, गैर हाँ, आदिवासी गैर जनजातीय और जनजातीय समुदाय के बीच में ये एक तरीके का झगड़ा है। क्या इन दोनों के बीच में पहले भी किसी तरीके का कोई इतिहास रहा है आपसी संघर्ष का? हाँ, पहले इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हमेशा एक टकराव रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी अंतरधारा एक नजर आती है, अंडर करेंट जिसे कहते हैं, वो पहले भी रहा है दोनों समुदाय में। क्योंकि दिक्कत यह है कि मैतेई समुदाय के लोग पर्वतीय इलाकों में न रह सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न कोई कारोबार कर सकते हैं। इसीलिए इनकी मांग है कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए, तो हम पर्वतीय इलाकों में भी जमीन खरीद सकते हैं, वहां रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इनकी दलील है कि पहले हमारी आबादी 53-54% थी। 2011 के जनगणना में देखा जाए तो ये घट के 44% रह गई है। बाहर से लोग आ रहे हैं, अतिक्रमण, अवैध घुसपैठ हो रही है, इससे हमारे ऊपर खतरा हो रहा है। जितने लोग आ रहे हैं सब मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में मैतेई है। तो अगर हमें यह दर्जा मिल जाए अनुसूचित जनजाति का, तो हम पर्वतीय इलाकों में फैल सकते हैं, पसर सकते हैं, हमारी संस्कृति और विरासत, हमारी सब कुछ ठीक रहेगी हमारी। ये इनकी दलील है। लेकिन लेकिन जिस तरीके से ये हथियार कहाँ से आए हैं, जाहिर सी बात है, अगर गोलियां चल रही हैं, अगर विस्फोट हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से तो उनको सप्लाई हो रही होगी। क्या वहां कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो ये सब काम कर रहे हैं? कहां से आया ये? जी, 3-4 दशक पहले का इतिहास देखें तो मणिपुर को ऐसा राज्य कहा जाता था जहां सबसे ज्यादा उग्रवादी गुट सक्रिय थे। मैं 90 के दशक की भी बात कर रहा हूं, तो मणिपुर का नाम सुर्खियों में तभी होता था, इसलिए होता था कि वहां 3 दर्जन से ज्यादा उग्रवादी गुट सक्रिय थे। तो उनमें से कुछ के साथ समझौता हुआ, कुछ खत्म हो गए, कुछ विभाजित हो गए, लेकिन अभी भी वहां गुट तो सक्रिय है। अभी भी कई गुट हैं, खासकर पर्वतीय इलाकों में जो म्यांमार से सटे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे गुट वहां अब भी सक्रिय हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा, राज्य सरकार और खुफिया एजेंसियां पता लगाने में नाकाम रही। चूड़ा चांदपुर इलाके में एक थाना लूट लिया गया था, हथियार लूट लिए गए थे, कई छोटी छोटी वारदातें हुई, हथियारों की तस्करी का मामला आया, कुछ लोग हथियारों के साथ पकड़े गए, गोले बारूद के साथ पकड़े गए, सीमा पार से, म्यांमार से। छोटी छोटी घटनाएं थी, लेकिन इससे लगता है अब इस घटना के बाद कि ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा था कि एक न एक दिन ऐसा होगा। इसलिए इसमें मुझे राज्य सरकार और खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी नजर आती है। अभी तक कितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सक्रिय हैं तो मणिपुर के अंदर? अभी भी मेरे हिसाब से तो 6 से ज्यादा सक्रिय हैं, 6 से 8 ऐसे संगठन सक्रिय हैं। कुछ के साथ राज्य सरकार ने युद्ध विराम का ऐलान किया था, फिर पिछले दिनों युद्ध विराम तोड़ भी दिया था। तो अभी भी ऐसे संगठन वहां सक्रिय है, 6 से कम तो नहीं है, 6 से ज्यादा है जहां तक मेरी जानकारी है। और कई बार राज्य सरकार कहती रही है कि समझौता कर लिया, युद्ध विराम का ऐलान कर देती है, लेकिन युद्ध विराम का पालन नहीं हो पाता है, एक तरफा तरीके से फिर युद्ध विराम भंग भी हो जाता है, और अक्सर छिटपुट वारदातों की खबरें मिलती रहती है। वैसा कोई बड़ा अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन इनसे पता चलता है कि छोटी छोटी घटनाएं इसकी तैयारी थी, इसकी शुरुआत थी। और अगर उस समय उन पर अंकुश लगा लिया गया होता, समय रहते मूड भांप लिया गया होता, तो आज इसकी नौबत नहीं आती। क्योंकि बीरेन सिंह तो लोकप्रिय है राज्य में, पिछली बार भी पहले से ज्यादा वोटों के साथ अकेले अपने बूते सरकार बनाई थी। मैं वहां करीब 10 दिन रहा था मणिपुर में, बीरेन सिंह के साथ भी रहा था, बात भी की थी। तो उन लोकप्रिय हैं, लोगों को समझते हैं, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं वो फेल हुए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।